हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स फॉर एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस पीजीटी 2017 के जो क्वेश्चंस रह गए थे वो। तो सेकंड पार्ट है ये मेरी वीडियो का। इससे पहले एक वीडियो मैं एनवीएस पीजीटी 2017 क्वेश्चन पेपर की अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट फर्स्ट। सो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो हम ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्लियरिटी थोड़ी उनकी कम है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करूँगी। मुझे भी किसी स्टूडेंट ने सेंड किए हैं क्वेश्चंस, मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं था, किसी स्टूडेंट ने सेंड किए हैं तो मेल पे, वहाँ से मैंने ये लिए हैं। तो लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिक्टेट कर दूँगी। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आई एश्योर दिस कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, सॉल्व करेंगे जब हम। तो जो क्वेश्चन मेरे पास थे वो मैं यहाँ वीडियो में सॉल्व कराने वाली हूँ। अगर इसके अलावा आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं देन यू कैन सेंड मी ऑन माई जीमेल ID js323526@gmail.com. So let's start. So this is our first question. A body of mass small m accelerates uniformly from rest to velocity v1। तो एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, वो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी v1, ठीक है। इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी उसकी v1 है। t1 टाइम में उसने ये वेलोसिटी में चेंज आया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी बॉडी की, v1/t1, ठीक है। v माइनस यू होती है तो v1 माइनस 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बाई t1, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी v1/t1। द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन, और साथ में वेलोसिटी क्या है हमारे पास, v। देखो P इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन हमने क्या निकाली है, v1/t1। अब यहाँ पे ये v क्या होगा, देखो v क्या है, फाइनल स्पीड जो उसकी थी, तो फाइनल स्पीड क्या होगी, u प्लस at, ठीक है। इनिशियल 0 थी तो v का मतलब क्या होगा, a इंटू टी होगा। तो यहाँ पे v की जगह a इंटू टी सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, v की जगह ए टी करेंगे और a को मैंने अगेन पुट कर दिया v1/t1 इंटू क्या आ रहा है, t। तो ये क्या आ जाएगा, m v1 स्क्वायर/t1 स्क्वायर इंटू टी। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर निकल के आ जाएगी, m v1 स्क्वायर/t1 स्क्वायर इंटू टी। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, m v1 स्क्वायर/t1 स्क्वायर इंटू टी। तो हेयर थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला v1/t1 करके, प्रेशर पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स का फॉर्मूला लगाया m इंटू वे, फाइनल वेलोसिटी v निकाली u प्लस at करके, तो वो भी at आ गई। तो m a और at यानी कि m a स्क्वायर t, तो m a की 2 बार वैल्यू पुट कर दी, v1/t1 उसका स्क्वायर इंटू t। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, p इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर/t1 स्क्वायर t। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। देखो मास जो गिवन है हमें, कितना गिवन है, 4 kg, ठीक है। द फिगर शोज अ पोजिशन टाइम ग्राफ, इम्पल्स एक्टिंग एट द टाइम t0 एंड t4 रिस्पेक्टिवली। तो t0 पे और t4 पे इम्पल्स निकालना है। सबसे पहले हम t0 पे इम्पल्स निकालेंगे। देखो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, तो एम वी माइनस यू लिख सकते हैं इसको हम। अब मास क्या दिया हुआ है हमें, 4 kg। अब फर्स्ट वाले केस के लिए देखेंगे हम, t0 पे निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो t0 के लिए 0 से जस्ट अबव देखो तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा, 3/4 tan थीटा, 3/4 बनेगा। और इससे जस्ट पहले देखें, 0 से जस्ट पहले तो वेलोसिटी 0 थी, तो इस पॉइंट के लिए t इज इक्वल टू 0 पे फाइनल वेलोसिटी क्या हुई है, 3/4 हुई है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। सो 4 से 4 कैंसल, आर आंसर विल बी 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इम्पल्स आएगा हमारा t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे। अब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, मास 4, वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, देखो अभी 4 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, तो ये इसके बाद ए पॉइंट के बाद क्या है,
एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी आगे ज़ीरो है, बॉडी रुक गई है, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 4 की क्या होएगी, ज़ीरो होएगी 4 पॉइंट पे, और 4 से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी होगी, 3/4 होगी। तो फाइनल ज़ीरो, इनिशियल 3/4, यहाँ से अगेन 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ज़ीरो पे क्या आ रही है, 3 किलोग्राम, और 3 और -3 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में देखो, फर्स्ट में दोनों नेगेटिव दिए हुए हैं, थर्ड में दोनों पॉजिटिव दिए हुए हैं, फोर्थ में फर्स्ट वाला नेगेटिव दिया हुआ है, सेकंड वाला पॉजिटिव दिया हुआ है। तो लेकिन हमारा क्या बन रहा है, T0 पे पॉजिटिव आ रहा है इम्पल्स, और T4 पे नेगेटिव आ रहा है। तो इस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो, अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v = ax⁴ 3/2। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास हमें क्या दिया हुआ है, 0.5 kg दिया हुआ है। ठीक है, मास हमें बॉडी का कितना दिया हुआ है, 0.5 kg दिया हुआ है। वेलोसिटी क्या दी हुई है, ax⁴ दी हुई है। ए की वैल्यू भी हमें गिवन है 5 पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x0 to x2 मीटर। अब देखो, जब वो पार्टिकल 0 से 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो वर्क डन कितना हुआ ये पूछा है। अब वर्क डन का फॉर्मूला हम एक तो लगाते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे फोर्स नहीं दिया है। ठीक है, मास और वेलोसिटी दी है। तो जब भी हमें मास या वेलोसिटी की टर्म्स में दिया जाए तो हमें ये पता है कि वर्क और एनर्जी सेम होते हैं। ठीक है, तो वर्क पे हम एनर्जी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, W = ½ mv²। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मास हमें क्या दिया हुआ है 0.5 और v का स्क्वायर, v क्या दिया हुआ है a की वैल्यू 5 दी हुई है, x⁴ 3/2 इसका स्क्वायर। तो ये यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, हाफ 5/10, यहाँ से इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और x⁴ 3/2 है तो स्क्वायर होके क्या हो जाएगी, x³ हो जाएगी, और x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 0 से 2 मीटर, यानी कि 2³ हो जाएगी, यानी कि 8। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 5 2 = 10, और ये 2 2 यहाँ से कैंसिल हो गई, ये 1 2 रह जाएगा, 25 × 2 50 जूल। तो हमारे पास वर्क कितना निकल के आ जाएगा, 50 जूल। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी आपको वेलोसिटी के टर्म में दिया हुआ तो ये फॉर्मूला लगा लो, ½ mv²। अगर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट वगैरह दे रखा है तो वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, F⁴.ds। सो इस तरह से क्वेश्चन हमने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक 400 किलोग्राम का सैटेलाइट है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसकी रेडियस क्या है, 2e है, अबाउट द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है सेंटर पे हमारी, ये 2re पे एक सैटेलाइट है। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द सैटेलाइट टू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 4re। ठीक है, तो इस वाले ऑर्बिट से इस वाले ऑर्बिट में ऐसे जंप कराने में हमें कितनी एनर्जी लगेगी, ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन, इनिशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, -gmm/4r। ठीक है, क्योंकि पहले हमारा कहाँ पे था, 2r वाले ऑर्बिट में था, हमारे पास फॉर्मूला होता है -gmm/2r होता है। ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू जब हम 2r पुट करेंगे तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 4r आ जाएगा। तो इनिशियली उसकी एनर्जी कितनी है, -gmm/4r। फाइनल एनर्जी कितनी है, 4r वाले ऑर्बिट में था तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, नीचे -gmm/8r। चेंज क्या है एनर्जी में, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, gmm/r -1/8 + 1/4, तो gmm/8r हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो gm/r से मल्टीप्लाई, r से यहाँ पे डिवाइड कर दिया और r से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये क्या बन जाए, स्मॉल g बन जाए। ठीक है, ये स्मॉल g बन गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारे पास क्या आ गया, जी एम आर बाय 8। तो जी को मैंने 9.8 सब्सटीट्यूट कर दिया, मास 400 दिया हुआ था, आर रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻9 जूल। तो देखो यहाँ ऑप्शन गिवन है थर्ड ऑप्शन, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻9 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज्यूमिंग द रेडियस ऑफ अर्थ टू बी आर। वो कह रहा है अर्थ के रेडियस को हम आर एज्यूम करें अगर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो स्मॉल जी है। व्हाट शुड बी द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ सो दैट बॉडीज लाइंग ऑन द इक्वेटर में अपीयर वेटलेस। सो देखो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखो ये अर्थ है हमारी, ये पोल होता है, ठीक है, सॉरी ये ऊपर वाला पोल होता है, ये इक्वेटर होता है, ठीक है। तो बॉडी कहाँ पड़ी है, इक्वेटर पे पड़ी है, तो यहाँ से रेडियस आर होगा। इक्वेटर पे बॉडी पड़ी है, वो वेटलेसनेस फील करे और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है हमें, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा की वैल्यू सॉरी। सो 2π/t आ जाएगा, 2π/t। अब t को हम क्या लिख सकते हैं, 2π √L/g होता है, L की जगह क्या आ जाएगा यहाँ r, क्योंकि ये लेंथ क्या है r, तो r/g हो जाएगा। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, √g/r। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट h दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट c दी हुई है, और हमें दिया हुआ है थर्ड, यहाँ पे हमें दिया हुआ है फोर्स F, ठीक है। सो ये इस टाइप से चूज़ किए हैं हमने, इनको फंडामेंटल यूनिट हमने चूज़ किया है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट और फोर्स को, और इस टाइप से चूज़ की है कि जो डायमेंशन है मास की उसके इक्वल ये हों। तो क्या डायमेंशंस बनेगी वो हमें देखना है यहाँ पे। यहाँ से m की पावर b आ रही है, तो a प्लस बी, और इधर m की पावर क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे 1, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। नाउ कंपेयर द पावर्स ऑफ l। l की पावर देखो यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे 2b, यहाँ पे c, तो a प्लस 2b प्लस c, यहाँ पे l की पावर क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे 0, तो ये 0। सिमिलरली हमने t की पावर्स कंपेयर कर ली, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन निकल के आ जाएंगी। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो c से c कैंसिल, -2a प्लस a क्या आ जाएगा, -a, एंड प्लस 2b माइनस b यानी कि प्लस b। सो यहाँ से a किसके इक्वल आ जाएगा, b के इक्वल। नाउ a प्लस b हमारे पास 1 था, एक इक्वेशन ये भी थी, b और a हमें इक्वल पता लग गए यहाँ से, तो b की जगह मैंने a सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो 2a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1/2। a 1/2 आ गया, और a b के इक्वल है तो b भी 1/2 होगा, और c की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके a और b की वैल्यू c हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो c की वैल्यू -3/2 हो जाएगी। तो m जो हमारे पास मास निकल के आएगा वो क्या होगा, f की पावर 1/2, h की पावर 1/2, c की पावर -3/2। ये हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्लियर नहीं है, 1/2, c की पावर -3/2, सेकेंड बनेगा f की पावर 1/2, h और f की पावर 1/2 है, c की पावर -3/2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट p प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E फ्रॉम मोस्ट स्टेबल पोजीशन टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ पे क्या होगा, PE cos मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे थीटा की वैल्यू 0 होती है, माइनस अनस्टेबल पोजीशन पे थीटा की वैल्यू 180 होती है। तो वही मैंने सब्स्टिट्यूट की, तो ये क्या आएगा, PE cos 0 1 माइनस, और ये 180 -1 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, तो इट विल बी 2PE। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट देखो, अ बाइनरी स्टार सिस्टम consists of two stars of masses m1 and m2 revolving in circular orbit of radii r1 and r2
इफ देयर रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड T1 एंड T2। तो ये देखो बाइनरी स्टार वाला अगर केस आता है तो ये टाइम T1 और T2 हमेशा इक्वल होते हैं, तो ऑप्शन 4 विल बी राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, given the equation of a linear harmonic oscillator x is equal to a cos omega t, plot of variation of potential energy and kinetic energy as a function of time is correctly depicted as। तो एनर्जी का ग्राफ हमें दिया हुआ है, तो एनर्जी का ग्राफ इसमें हमें बताना है कौन सा सही होगा। तो देखो ये फर्स्ट वाला ग्राफ देखो, ये काइनेटिक एनर्जी वाला है, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला है। वो किससे है, वो ग्राफ है हमारा काइनेटिक एनर्जी का। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हमारा रेड पेन वाला ग्राफ जो है ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की स्टार्टिंग में वैल्यू होती है वो ज़ीरो नहीं होती। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ स्टार्ट होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वहाँ पे ज़ीरो होती है, ठीक है। जब ऐसे पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ई है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। फिर काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, ताकि टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहे एंड टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे। तो यहाँ 4 ऑप्शंस में से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड में देखो तो दोनों ग्राफ सेंटर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। थर्ड में भी सेंटर से स्टार्ट हो रहे हैं, और फोर्थ में देखो काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक्सट्रीम पे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, तो फोर्थ ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। ई एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया है, ठीक है। एक ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो क्या होगा, प्रोड्यूस बाय चार्ज इफ द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स इज रिवर्स। अगर हम ये पोलैरिटी रिवर्स कर दें प्लेट्स की एंड इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन को रख दें, तो रेशियो ऑफ टाइम उसने हमसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन ने कितना टाइम लिया और इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम लिया टू फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस, वो हमें निकालना है। अब देखो इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो ये इधर की तरफ डेविएट होगा, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी सिचुएशन देखूं, मैंने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, ये पॉजिटिव होगी, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव होगी, यहाँ पे मैंने प्रोटॉन रख दिया इलेक्ट्रॉन की जगह। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा नीचे को। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ये सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन कितने टाइम में कर रहे हैं उस टाइम की रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे इसे हम। देखो सबसे पहले जो फोर्स लगता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन पे ही हम बात कर रहे हैं, तो फोर्स कितना लगेगा, E इंटू ई। अब फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास, अब फोर्स हमें इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन अगर उसमें पड़ा है तो उस पर फोर्स तो सेम लगेगा, ठीक है। तो ई की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम ही होगी, क्योंकि यहाँ Q इंटू ई होता है फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रॉन लो चाहे प्रोटॉन लो, चार्ज तो उन पे एक ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे यहाँ, वो तो सेम ही है, तो फोर्स दोनों में इक्वल होगा। तो फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, M इंटू ए। अब हम ये लगाएंगे, ये किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ये किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, M इंटू ई। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी को डिस्टेंस बाय टाइम लिखेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये s बाय टी ई स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, MP s बाय TP स्क्वायर, ठीक है। ये s मैंने यहाँ पे भी S1 S2 नहीं लिया या SC SP नहीं लिया, s दोनों सेम लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो s से s कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। s से s कैंसल आउट होगा तो हमारे पास TP बाय TE यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, √MP बाय ME। और हमें ऑप्शंस में रेशियो दी हुई है TE बाय TP की, तो TE
बाई टी पी हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट एम ई बाई अंडर रूट एम पी। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट एम ई बाई एम पी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, जितना ट्रैवल कर रहे हैं, फोर्स का फॉर्मूला लगा के मैंने क्वेश्चन निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज, फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी एंड अंडर रूट टी, सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर अंडर रूट पी बट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर बट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो वेलोसिटी होती है, स्पीड स्पीड है साउंड की, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, जबकि अंडर रूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट, a diffraction pattern is formed on a screen placed perpendicular to the direction of incident beam at the first minima। देखो डायफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे डायफ्रैक्शन हो रहा है और हमसे क्या पूछा, फर्स्ट मिनिमा पे, डायफ्रैक्शन पैटर्न पे फर्स्ट मिनिमा पे फेज डिफरेंस कितना होगा, द रेज कमिंग फ्रॉम टू एजेस ऑफ द स्लिट। तो यहाँ से अगर ऐसे ये स्लिट लगाई है हमने और ये ऐसे रेज आ रही है, तो ये एक तो ये सेंटर पे तो इक्वल पार्ट डिस्टेंस कवर करती हैं, लेकिन अगर सेंटर से थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे तो ये एक रे तो छोटा पाथ ट्रेवल कर रही है, लेकिन दूसरी रे को थोड़ा लॉन्ग पाथ ट्रेवल करके जाना पड़ रहा है। तो ये दोनों रेस के बीच में पाथ डिफरेंस आ जाता है। पाथ डिफरेंस आएगा तो फेस डिफरेंस भी आएगा। ठीक है, अब इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस आता है वो क्या होता है, ए साइन थीटा होता है। ठीक है, और फेस डिफरेंस हमारे पास क्या होएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, यही फॉर्मूला होता है फेस डिफरेंस का। तो फाई हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा, और इसकी जगह हमारा आ जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो होता है लैम्डा बाय में ए। ठीक है, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, हमारे पास फेज डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, 2 पाई। ठीक है, एक बार डायफ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ लेना, उसमें पता चल जाएगा साइन थीटा लैम्डा बाय ए कहाँ से आया। ठीक है, वो डेरिवेशन है, अब यहाँ पे डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं। तो ये वैल्यू होती है, वैसे मैंने सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दिया, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होएगा। ठीक है, तो फाई की वैल्यू जो फेज डिफरेंस आएगा वो 2a आएगा, इस टाइप से 2 पाई, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन न्यूक्लियर बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस 11Na22 दिया हुआ है, माइनस ये जो सोडियम है वो डीके हो रहा है नियॉन में, प्लस एक पार्टिकल निकला है, तो कौन सा निकला वो पूछा। तो जब भी ये सोडियम नियॉन में डीके हो रहा है तो देखो एटॉमिक मास नंबर 1 से कम हुआ है, लेकिन जो मास नंबर है वो सेम है। तो हमारे पास कौन सा प्रोटॉन निकलेगा, एक प्रोटॉन निकलेगा, और जब भी प्रोटॉन निकलता है उसके साथ क्या निकलता है, न्यूट्रिनो। ठीक है, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रिनो, ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चाइल्ड है स्टैंडिंग ऑन द सेंटर ऑफ टर्न टेबल विद इट्स 2 आर्म्स स्ट्रेच्ड, टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ 45 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो जो फर्स्ट केस दिया हुआ है उसमें तो क्या है, उसने अपनी आर्म बच्चे ने स्ट्रेच कर रखी है और वो टर्न टेबल रोटेट कर रही है ओमेगा 1 45 रिवॉल्यूशन पर मिनट से। ठीक है, तो ये ओमेगा 1 की वैल्यू है। उसके बाद उसने कहा है अगर वो अपने हैंड फोल्ड कर दे, ठीक है, फर्स्ट में ये क्या था, आई था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर वो अपने हैंड फोल्ड कर दे तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने कहा है 3/5 टाइम्स इनिशियल वैल्यू के होगा। तो इनिशियल आई था तो नया क्या आ गया, 3/5 आई। तो एंगुलर स्पीड उसने पूछी है, अब क्या होगी, नई एंगुलर स्पीड जो होगी वो क्या होगी, ये उसने पूछा है। तो हमें पता है आई ओमेगा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। सो I1 आई है और ओमेगा 1 हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 45, और I2 क्या है, 3/5 आई, और ओमेगा 2 हमें निकालना है। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा 2 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, 5/3 इंटू 45, ये कैंसिल होगा 15, और 15 5 × 75। तो हमारे पास ओमेगा क्या आ जाएगा यहाँ से, 75।
सो ऑप्शन 3 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। ठीक है, ये ऐसे टर्न टेबल होती है, यहाँ सेंटर पे खड़ा है वो, आर्म्स उसने ऐसे अपनी स्ट्रेच कर रखी हैं। उस टाइम पे ω1 45 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। फिर जब वो अपनी आर्म्स ऐसे क्लोज करता है सेकंड पोजीशन पे, ये ऐसे खड़ा है, इसने अपनी आर्म ऐसे इकट्ठे कर लिए हैं, स्ट्रेच नहीं है अब उसकी आर्म्स, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है 3/5 हो जाता है। तो ω2 उसकी, अब ये जो ω1 से रोटेट कर रहा था ये ω2 से रोटेट करेगा, तो ω2 उसने पूछा है वो हमने निकाल ली, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2 करके, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज़ मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, तो हमें सही चॉइस देखनी है क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल उसने पूछा है वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी हैज़ नेगेटिव साइन, तो वर्क डन बाय फोर्स जो है वो नेगेटिव साइन उसका कब होगा, यानी कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा ये पूछा है। अब देखो ए ऑप्शन दिया है वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ रोप टाइड टू बकेट। बकेट पे एक रोप टाइड है, ऊपर से जो मैन है वो बकेट को ऊपर को उठा रहा है, तो मैन फोर्स ऊपर को लगा रहा है और बकेट भी ऊपर को आ रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, वर्क डन कैसा होगा पॉजिटिव। बी केस देखो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन अबव एग्जांपल। अब देखो मैन ऊपर को उठा रहा है बकेट को, बकेट ऊपर को आ रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रहा है। अब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव होगा, तो बी ऑप्शन में वर्क डन कैसा होगा नेगेटिव होगा। सी ऑप्शन देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी कैसा होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। नेक्स्ट है वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो बॉडी मूव कर रही है, तो यहाँ पे वर्क डन कैसा आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ही जीरो होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, फोर्स जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। तो यहाँ ऑप्शन बी और सी वाला ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, बी और सी के केस में वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, देखो इसमें क्या पूछा है, इफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड द फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ अ मटेरियल आर फार अपार्ट देन मटेरियल विल बी यूजुअली। अब देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसकी और फ्रैक्चर पॉइंट जब बहुत दूर दूर हो, इसका मतलब क्या है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, फ्रैक्चर पॉइंट बहुत दूर है, वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। इजीली ब्रेक नहीं होगा तो वो किस टाइप का मटेरियल होगा, डक्टाइल मटेरियल। सो ऑप्शन सेकेंड विल बी राइट है। जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका था NVS 2017 का जो PGT फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आया था, उसका सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट मैंने 2 पार्ट्स अपलोड किए हैं, दोनों में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, ये वीडियो आपके लिए आपके फ्यूचर एग्जाम्स में हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरी Gmail ID पे भेज सकते हैं। If you like this video, please don't forget to like and share the video with your friends, and please subscribe the channel. Thank you.